हे हाय एवरीवन। सो अब हम करेंगे फोर्थ चैप्टर लक्ष्मीकांत का, दैट इज प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। प्रीएम्बल। ओके, पहली बार प्रीएम्बल जो स्टार्ट किया है किस कंट्री ने किया है? इट इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, एंड अभी इंडिया के पास में भी है। इसका बेसिक जो मतलब है लिटरल टर्म्स में अगर आप देखोगे देन इट मीन्स दैट प्रीफेस, कोई बुक होगी तो आप देखते हो उसमें प्रीफेस होता है, जस्ट लाइक द इंट्रोडक्शन। इट इंक्लूड्स द एसेंस, इट्स लाइक इट विल इंक्लूड द समरी और द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समरी और एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एन पालके वाला ने क्या बोला है प्रीएम्बल को? दैट it is the identity card of the constitution. Identity card of the constitution. Okay, अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में और से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है जिसको ड्राफ्ट किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और दैट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 का है, उसमें इसको अमेंड किया गया था और 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, जो टेक्स्ट है प्रियम्बल का, आई वुड सजेस्ट गो थ्रू इट, रीड इट, लर्न इट. What exactly it is? We, the people, I'm not going to write it, I will just read it. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political justice, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of our nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो कब अडॉप्ट किया गया था? We all know about this. It was in 26th November 1949. Oh, sorry guys. Okay, mistake. अभी बात करते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं प्रियम्बल के। ठीक है, बेसिकली 4 है। पहला ये है कि जब भी आप प्रियम्बल को रीड करोगे तो पहली चीज जिससे पता चलती है वो ये पता चलती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अथॉरिटी कहाँ से मिल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कहाँ से मिल रही है। सो इट इज द पीपल हु इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है प्रियम्बल को रीड करके कि जो इंडिया है, इंडियन जो स्टेट है, इसका नेचर कैसा है। ठीक है, इंडियन स्टेट का नेचर है इट्स सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, and Republican polity. ओके, और हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है, ओके,
पीपल जो है वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ओके, हमारा इंडियन स्टेट कैसा है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, रिपब्लिकन पॉलिटी है, दैट्स फाइन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके द्वारा जो प्रियम्बल जब हम रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। चौथी चीज हमें ये पता चलती है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया। वी अडॉप्टेड इट ऑन November 26, 1949। अब वी विल डिस्कस अबाउट जितने भी की वर्ड्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। जैसे सॉवरेन हो गया, उसका मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। विल डिस्कस वन बाय वन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉवरेन। देखो, जब भी हम सॉवरेन की बात करते हैं, सॉवरेन का मतलब होता है कि जो इंडिया है ना, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती है और इट्स एन इंडिपेंडेंट स्टेट। जब भी हमने सॉवरेन बोला, इसका मतलब है वी आर इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, कोई भी अथॉरिटी नहीं है। ओके, देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट। उसका जो भी मैटर है, लेट इट बी इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल मैटर कुछ भी है, इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट। देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट, ठीक है। 1949 में इंडिया ने डिक्लेयर किया फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द फुल मेंबरशिप द कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन, और एक्सेप्ट किया ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन है ना, वो इंडिया की सॉवरेनिटी को हार्म नहीं करता है। जस्ट लाइक इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो कोई भी लिमिटेशन नहीं डालता सॉवरेनिटी में। ऑन द सेम लाइन, बीइंग अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशन does also not harm the sovereignty of the India on any basis. Okay? और इंडिया जो यूएनए का मेंबर बनी थी, इट वाज देयर इन 1945, ठीक है। और इसका जो कॉमनवेल्थ के साथ में कंटिन्यू करने का डिसीजन था, दैट वाज इन 1949। ओके, सो दिस इज अबाउट द सॉवरेनिटी। इवन बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, इंडिया चाहे तो कोई नई फॉरेन टेरिटरी को एक्सेप्ट कर सकती है, ओके, या फिर किसी भी पार्ट को दूसरी फॉरेन कंट्री को भी सीड कर सकती है। ओके, सो दिस इज अबाउट द सॉवरेन। लेट्स टॉक अबाउट द सोशलिस्ट। देखो, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये टर्म जो है ना, आपको 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था, एक्ट 1976। अब ऐसा नहीं है कि इसके पहले इंडिया जो है वो सोशलिस्ट थी ही नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। इवन अगर आप कुछ जितने भी जो कंटेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे डीपीएसपी में हो गया, उसमें भी कुछ कंटेंट ऐसे थे, प्रोविजन ऐसे थे जो शो करता है सोशलिस्ट नेचर को, ठीक है। ये जो पैटर्न है इस सोसाइटी का, वो ऑलरेडी डिसाइड किया गया था कि हमारी जो सोसाइटी होगी दैट इज गोइंग टू बी द सोशलिस्ट। जस्ट कि 1976 में ये टर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। वन मोर थिंग, इंडिया सोशलिस्ट तो है, इट्स इट्स नॉट कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। इंडिया का जो ब्रांड है, इट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। Okay, which involves the nationalization of all means of production and distribution and abolition of private property, ठीक है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है, the one that I told you right now, that is for the communistic socialism.
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा, यहाँ पे पब्लिक भी होगा और प्राइवेट भी होगा। बट कम्युनिस्टिक में क्या होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंप्लीटली अबॉलिशन होता है, ठीक है। और हमारा जो मेन पर्पस है ना, उसका रीजन, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करने का रीजन इज टू एंड पॉवर्टी, खत्म हो जाए, डिजीजेस, इनइक्वालिटी, इन सारी चीजों से गेट रेड ऑफ होना, दैट इज द मेन पर्पस, ठीक है। इवन हमारा जो सोशलिज्म है ना इंडिया का, इट्स द ब्लेंड ऑफ बोथ मार्क्सिज्म एज वेल एज गांधीज्म, और कहीं ना कहीं इसकी तरफ, गांधीज्म की तरफ ज्यादा डेविएटेड है, ओके। समथिंग from Marxism and major part is from the Gandhism, ठीक है। बट जब 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, कहीं ना कहीं ये जो सोशलिज्म वाली चीज है ना, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया, बट दैट वाज द नीड ऑफ द आवर। ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलर। सी, सेक्युलर भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में ऐड किया गया, बट ऐसा नहीं है कि इसके ऐड नहीं करने से पहले जो इंडिया है वो सेक्युलर नहीं था। इट वाज जस्ट दैट इट वाज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड बाय दिस अमेंडमेंट, बट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, दे हैव इंक्लूडेड the articles and provisions that ensures that India was secular. अगर आप आर्टिकल 25 to 28 देखो, that completely guaranteed the fundamental rights to the freedom of religion, correct? So this shows that yes, it was secular even before 42nd Amendment of 1976, ओके। और हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि यूएसए में किस तरीके से नेगेटिव सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है, बट इफ यू टॉक अबाउट इन इंडिया वी हैव द पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। व्हाई? बिकॉज वी डू ट्रीट ऑल द रिलीजन्स एज इक्वल, correct? And everybody is having the same status and support from their state. So this is about the secular. Let's talk about the next keyword, that is the democratic. डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? इट इज कि जितना भी पावर है वो लोगों के पास में है, और ये कहीं ना कहीं इट्स ऑल सेंटर्ड ऑन द पीपल, एंड इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ द सॉवरेनिटी, ठीक है। डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। When we talk about the direct democracy, it's like people जो है ना, उनके पास डायरेक्ट कंट्रोल होता है टू टू सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। ये बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इसके डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, रेफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव हो गया, रिकॉल हो गया एंड प्लेबिसाइट हो गया। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट, इनका अपना अपना मतलब होता है, ठीक है। सो इसका मतलब करते हैं, जब रेफरेंडम की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ठीक है। जहाँ पे जो भी लेजिस्लेशन जो कि प्रपोज किया जा रहा है वो रेफर किया जाएगा जो भी इलेक्टोरेट है, ठीक है, ताकि उसको प्रॉपर सेटल किया जाए थ्रू द डायरेक्ट वोट्स, करेक्ट। सेकेंड इज द इनिशिएटिव। यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग हैं वो खुद ही प्रपोज करते हैं बिल की, बिल प्रपोज करते हैं लेजिस्लेचर को कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। रिकॉल में क्या होता है, अब पंचायत सिस्टम में देखोगे कुछ नहीं सही लग रही हैं चीजें, तो रिकॉल मेथड होता है। उसमें यह है कि वोटर जो हैं
वो रिप्रेजेंटेटिव्स को रिमूव कर सकते हैं। मतलब अगर 5 साल का टर्म है तो उसके पहले भी रिमूव कर सकते हैं अगर जो रिप्रेजेंटेटिव है ही इज फेल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज प्रॉपरली। ओके, देन वी हैव प्लेबिसाइट। It's all about obtaining the India's opinion of the India people। कोई भी इशू हो तो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। एंड ये बेसिकली टेरिटोरियल डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए होता है। जब प्रिंसली स्टेट्स कुछ कुछ नहीं आ रही थी, जूनागढ़ वाला हो गया एक्सेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हो गया जूनागढ़ वाला जो हमने पढ़ा है, विल गेट टू नो अबाउट इट कि कैसे हुआ, एंड दैट वाज थ्रू द प्लेबिसाइट। ठीक है, जब टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है देन वी गो विद दिस मेथड। ओके, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? टॉक अबाउट 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है। सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको पीपल इलेक्ट करेंगे और वो फिर जो भी उसकी पावर है उसको वो एक्सरसाइज करेगा एंड लॉज बनाएगा। ठीक है, और मतलब जो 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 ऐसा नहीं कि लोग आके लॉज बनाएंगे, वो आके कुछ सजेस्ट करेंगे, नो। अब हमने इनको इलेक्ट किया है, अब ही इज अथॉरिटी टू मेक द लॉज, एंड इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं। और ये 2 टाइप की होती है, एक होती है पार्लियामेंट और एक होती है प्रेसिडेंशियल। हमारी जो इंडिया में है वो क्या है? इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? जो भी एग्जीक्यूटिव होगा, ठीक है, वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल किसको होता है? लेजिस्लेचर को। ठीक है, हाउ एग्जैक्टली वी से कि हमारा जो कंट्री है दैट इज डेमोक्रेटिक। पहला कैरेक्टर, हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, इलेक्शंस होते हैं पीरियोडिकली, रूल ऑफ लॉ है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है, व्हाट एल्स? कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, राइट टू इक्वालिटी, 14 to 18 आर्टिकल। इफ यू सी, दिस ऑल शोज द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं, प्रियम्बल में अभी जो हमने रीड किया था कि वी टॉक अबाउट that we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. When we talk about, when we say democratic in preamble, it does not mean that it's just a political democracy that we are talking about. It's about the social as well as economic democracy as well. Okay, so it's like जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है जब तक कि सोशल डेमोक्रेसी ना हो। ओके, इन सोशल डेमोक्रेसी कब होता है? जब लोगों के पास लिबर्टी है, इक्वालिटी है एंड फ्रेटर्निटी है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी तीनों ना दे वर्क एज इन अ ट्रिनिटी। इट मीन्स लिबर्टी का होना भी जरूरी है, फ्रेटर्निटी का होना भी जरूरी है एंड इक्वलिटी का भी होना जरूरी है। ठीक है, इट्स लाइक अगर हमने एक चीज हटा दी तो दूसरी चीज हट जाएगी। दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो अगर हम बोलते हैं कि लिबर्टी, देखो लिबर्टी को आप इक्वलिटी से नहीं हटा सकते हो, करेक्ट? लिबर्टी तो है बट इक्वलिटी नहीं है। इक्वालिटी को आप लिबर्टी से नहीं हटा सकते हो, नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वालिटी बी डाइवर्स। इन दोनों को इससे भी नहीं हटा सकते हो।
अगर इक्वलिटी और लिबर्टी नहीं है तो होगा क्या? सुप्रीमेसी आ जाएगी, मोनार्की आ जाएगी। और अगर इक्वलिटी है बट लिबर्टी नहीं है, तो अगर कोई एक इंसान कुछ करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता है। सो इट विल किल द इंडिविजुअल इनिशिएटिव। ओके, तो जो मेन मोटो है कॉन्स्टिट्यूशन का इज टू स्टैब्लिश एन इगैलिटेरियन इक्वल सोशल ऑर्डर होना चाहिए, ताकि हर एक सिटीजन को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिल सके, चाहे वो सोशल डेमोक्रेसी हो या फिर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो। ओके, so this is about democratic. Okay, let's talk about republic. See, जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या है ना, मोनार्कियल भी हो सकता है और वो रिपब्लिक भी हो सकता है। इंडिया में क्या है? इंडिया में है रिपब्लिक डेमोक्रेसी, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में आपका ये है मोनार्की, हेरिडेटरी पोजीशन होती है। रिपब्लिक में क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट हमेशा इलेक्टेड होगा, जस्ट लाइक इन यूएसए एज वेल। तो जब हम बात करते हैं रिपब्लिक की इंडिया में, इट मीन्स दैट वी हैव एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड प्रेसिडेंट, इलेक्टेड हेड कॉल्ड प्रेसिडेंट। ओके, he is elected indirectly for a fixed period of 5 years, ठीक है। और इसका मतलब पहला तो ये हो गया रिपब्लिक का। What else does this mean? It means जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो पीपल के साथ में है या फिर किसी पर्टिकुलर जो किंग के हाथ में नहीं है। प्लस देखो, हमने रिपब्लिक की बात की, 3 चीजें आएंगी। पहला चीज, फर्स्ट पॉइंट, रिमेंबर दिस, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, of the state is an elected body, ठीक, done. Okay, what else can be the meaning of republic is, जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है, इट वेस्ट्स इन द पीपल हैंड, ठीक है। किसी सिंगल इंडिविजुअल पे नहीं, किसी पर्टिकुलर किंग के ऊपर नहीं उसकी सॉवरेनिटी लाई करेगी, ठीक है। एंड तीसरा है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, any privilege class. So this is what exactly the republic mean. देखो, जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दोगे ना, तो मे बी वो एक आध दो सेंटेंस पूछ ले ऐसे करके, सो जस्ट अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट, दैट इज द जस्टिस। प्रीएम्बल में अगर आप जस्टिस की बात करते हो, सोशल भी है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात भी की गई है एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, ठीक है। हमने बात कर ली कि ये जस्टिस प्रोवाइड करता है। प्रीएम्बल इज लाइक अ प्रीफेस जो कि पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, करेक्ट। तो अगर हमने बात की कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस मिल रहा है, तो वो कैसे मिल रहा है? इट इज़ थ्रू द फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। जब हमने सोशल जस्टिस की बात की, इसका मतलब है कि कोई भी डिस्टिंग्विश हम नहीं करेंगे किसी भी सिटीजन्स पे बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन। इक्वालिटी की जो बात करते हैं 14 से लेकर 18 आर्टिकल में जो भी मेंशन है फंडामेंटल राइट्स में, करेक्ट। इट्स लाइक देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, किसी भी पर्टिकुलर लोगों को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, लाइक हमें अगर कोई बैकवर्ड क्लास है उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना है तो वी गिव सम काइंड ऑफ प्रिविलेजेस। व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक जस्टिस,
It means that there is a non-discrimination between the people on the economic factors. Okay, so जब भी हम social और economic justice की बात करते हैं, this is what is the distributive justice is. These both comprises of the distributive justice. Okay, और जब हमने पॉलिटिकल जस्टिस की बात की तो उसका मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल जस्टिस की बात की, इट मीन्स दैट जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट मिलेगा, जितने भी पॉलिटिकल ऑफिस हैं वहाँ पे इक्वल एक्सेस मिलेगा एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट एज वेल. ठीक है, और ये जो आइडिया हमने लिया है it has been taken from where? From the Russian Revolution that happened in 1917. Okay, let's talk about another keyword which is liberty. Previous एक क्वेश्चन भी है यूपीएससी का, what exactly liberty means. तीन चार ऑप्शन थे and there was one clear statement: absence of restraint, absence of restraints on the activities of the individual. Clear statement given है वहाँ पे. ठीक है, हम प्रियम्बल में देखते हैं लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप इन्फोर्स कैसे करें द फंडामेंटल राइट्स के थ्रू. ठीक है, जब भी हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, इट्स अभी हमने डेमोक्रेटिक में बात की थी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कैसे ट्रिनिटी में आते हैं. तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है टू हैव द लिबर्टी. और इसका मतलब ये नहीं है जिसका जो मन करे वो वही करेगा. देयर आर सम लिमिटेशन. आपको कोई प्रिविलेजेस मिल रहे, आपको कुछ भी कोई राइट मिल रहा है, सो देयर आर सम लिमिटेशन एंड दैट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी लिबर्टी आपको मिल रही है, ठीक है, दैट इज मेंशन्ड, लाइक कोई भी राइट मिल रहा है, सो इट्स नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड. इट्स नॉट एब्सोल्यूट हर कंडीशन में नहीं, देयर आर सम एक्सेप्शंस इन सम सिनेरियो. विल रीड दैट इन चैप्टर 7 फंडामेंटल राइट्स. ये हमने लिया कहाँ से? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट वी हैव टेकन इट फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है, एंड व्हेन दिस did happen, it was in 1789 to 1799. Let's talk about another keyword, that is the equality. It means absence of any special privilege to any section of society, और ये होना चाहिए, ऐसा प्रोविजन बना है कि सारे इंडिविजुअल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, जब भी हम इक्वालिटी के तीन डायमेंशन है, एक सिविक है, एक पॉलिटिकल है एंड एक इकोनॉमिक है. ठीक है, सिविक इक्वालिटी की बात करते हैं. इट इंक्लूड्स, तो हम पढ़ेंगे ना 14 आर्टिकल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ, इन सब चीज़ों में. दैट इज आर्टिकल 15. एंड देन आर्टिकल 16 जिसमें हम बात करते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अनटचेबिलिटी को अबॉलिशन, टाइटल्स नहीं होने चाहिए. ये सारा सिविक इक्वालिटी में आ जाता है. दो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहीं ना कहीं फोकस करते हैं हमारे पॉलिटिकल इक्वालिटी पे. वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन
इनएलिजिबल नहीं है इलेक्टोरल रोल पे ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट, रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, एंड दैट कम्स अंडर आर्टिकल 325. What else is there in the constitution which shows the equality in, you know, इस aspect पे अगर आप देखते हो political equality की बात करते हो. दूसरा ये है, जो भी हम इलेक्शन करेंगे लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, that has to be on the basis of the adult suffrage. Okay, and it is article 326. Remember this. So that's about it. इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करें तो इट विल कम अंडर डीपीएसपी. एंड अगर आप देखोगे तो डीपीएसपी में जो आर्टिकल 39 है, व्हाट एग्जैक्टली इट सेज, इट सिक्योर्स टू मेन एंड वीमेन इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. सो वी टॉक्ड अबाउट equality, civic equality, political equality, as well as economic equality. Moving ahead, let's talk about fraternity. फ्रेटर्निटी का लिटरल मीनिंग देखोगे ना, इसका मतलब होता है ब्रदरहुड. अब कॉन्स्टिट्यूशन किस को प्रमोट कर रही है? सिंगल सिटीजनशिप के थ्रू. अब यूएसए में देखो, स्टेट का सिटीजनशिप होगी, पूरे कंट्री की सिटीजनशिप होगी. इवन एक प्रोविजन तो ये हो गया. दूसरा, अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज देखोगे ना, जो कि आर्टिकल 51A में है, वो ये कहते हैं, it shall be the duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversity. Preamble जो है वो ये बोलती है कि जो fraternity, if we're using this term fraternity, it has to assure two things. First is dignity of the individual and unity and integrity of the nation. And unity and integrity of the nation. ठीक. इंटेग्रिटी जो वर्ड है ना, इंटेग्रिटी जो वर्ड है वो भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया था. ओके. और जब भी हम डिग्निटी की बात करते हैं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक मटेरियल बेटरमेंट होना चाहिए किसी एक इंडिविजुअल का, बट ये बोलता है कि जो हर एक इंडिविजुअल है ना, उनकी पर्सनालिटी इज सैक्रेड एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट इट. ये हमें कहाँ से, अगर इवन आप अगर फंडामेंटल राइट्स देखो, टीपीएसपी देखो, वहाँ पे भी जो इंडिविजुअल का डिग्निटी है, ensure it is maintained. इवन फंडामेंटल ड्यूटीज में जो आर्टिकल 51A है, उसमें we do protect dignity of women through what? Fundamental right, fundamental duties के through, that it shall be the duty of every citizen of India to renounce practices derogatory to the dignity of women, and also make it the duty of every citizen of India to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Okay. And when we talk about the unity and integrity of the nation, unity and integrity of the nation, it embraces the psychological and territorial dimension of the national integration. नेक्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है यूनियन ऑफ स्टेट. यूनियन ऑफ स्टेट एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट दो टर्म है.
ठीक है। जब हम यूनियन ऑफ अ स्टेट में बोल रहे हैं तो जो स्टेट्स उनका ये राइट नहीं है कि वो secede कर सकें यूनियन से। इट मीन्स दैट जो हमारा इंडियन यूनियन है दैट इज इनडिस्ट्रक्टिबल, कोई इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, कोई भी स्टेट चाहे तो खुद से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका फायदा क्या हो रहा है? वी कैन डील विद कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विसिज्म, सेशनिज्म एंड सो ऑन। So this is all about all the keywords, discuss all the keywords that is there in the preamble. बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस, क्या ज़रूरत है भाई इसको रखने की preamble को। ठीक, हमारी जो बेसिक फिलॉसफी है, जो फंडामेंटल वैल्यूज़ है, उसके बारे में बताता है। पॉलिटिकल वैल्यूज़ हो गई, मोरल हो गई, रिलीजियस हो गई, उसके बारे में इट गिव्स द इंफॉर्मेशन। नोबल विजन क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसके बारे में ये जो भी आइडियाज़ हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं उनका ड्रीम क्या था, उनके एस्पिरेशंस क्या था, उनका विजन क्या था, उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। ओके, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला था जो प्रियम्बल है ना कॉन्स्टिट्यूशन वो एक्सप्रेस करता है व्हाट वी हैव थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग, हमने अब तक जो सोचा था उसका पूरा इट्स लाइक कंप्लीट जिस्ट ऑफ इट। फिर अलग अलग लीडर्स हैं, अलग अलग केएम मुंशी जो कि मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने क्या बोला दैट प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन कुछ लोगों ने बोला इट इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स लाइक अ ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर यार्ड स्टिक है, हम जिससे मेजर कर सकते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की वर्थ क्या है। करेक्ट, तो दिस इज व्हाट तो डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स के थॉट थे। ओके, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, इससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। बहुत कंट्रोवर्शियल है ये। तीन चीजें हैं। पहला है बेरुवारी यूनियन केस 1960। ठीक है, सेकेंड इज केशव नंदा भारती केस 1973। थर्ड वन इज LIC ऑफ इंडिया केस 1995। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। ओके, बेरुबारी वाले केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो प्रियम्बल है वो शो करता है कि जो भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में उसका पर्पस क्या है। कहीं ना कहीं इट्स लाइक की टू द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो रिकॉग्नाइज तो किया कि सिग्निफिकेंट है, ठीक है, की है, और पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके बारे में बताया। बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देन केशव नंदा भारती केस 1973 में जो आया, इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, जो पहला वाला था उसको अपोज करते हुए बोला नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा के प्रियम्बल जो है इट्स ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस, और कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द ग्रैंड और नोबल विजन जो है, जो कि प्रियम्बल में जो हम प्रियम्बल में जो विजन दिखा रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग वी शुड गो अहेड एंड रीड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देन 1995 में LIC इंडिया केस हुआ। यहाँ पे एक टर्म यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने दैट preamble is an integral part
is an integral part of the Constitution. Like any other parts of the Constitution, preamble was also enacted by the Constituent Assembly. ठीक है? So we can say like yes, preamble is a part of the Constitution. देखो इस चीज को याद रखना. Moving ahead. प्रियम्बल में ना दो चीजें नोटिस करने की है. जब भी हम प्रियम्बल की बात कर रहे हैं, ये बताता है कि अथॉरिटी किसके पास में, लोगों के पास में. बट इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, ना ही इट्स अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर. ना उसको पावर देता है, ना उससे पावर लेता है. नाइदर सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर and nor prohibition upon it. ठीक है? नॉन जस्टिसेबल भी है. Means it is not enforceable, not enforceable in courts of law. Okay, so these are the two things to keep in mind. Okay, let's talk about amendability. ठीक है, हमने बात किया कि पार्ट है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का. क्लियर होता है यस, इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और LIC केस में बोला, जो LIC केस 1995 का, उसमें बोला इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम इसकी अमेंडेबिलिटी की, क्या अमेंड कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है. अमेंडमेंट किससे होता है? आर्टिकल 368. ठीक है. हुआ क्या, केशवानंद भारती केस 1973 में जो हुआ, ऐसा बोला गया कि इसको अमेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. बट जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से हेल्ड किया कि नहीं, प्रियम्बल तो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड जो भी बेरीबारी केस में बोला था वो रॉन्ग है, एंड हेल्ड दैट प्रियम्बल को जो है, देखो जब तक वो नहीं था पार्ट, नहीं कर सकते हैं. बट जब उन्होंने बोला कि इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी अमेंडेड, कैन बी अमेंडेड. ठीक है. बट द पॉइंट इज नो अमेंडमेंट शुड बी डन to the basic features. बोला क्या? The court held that the basic element or the fundamental feature of the Constitution in the preamble cannot be altered by the amendment under Article 368. आज अगर आप अभी का सिनेरियो देखोगे तो जो preamble है अभी तक सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है, only once. ठीक है. And it was 42nd Amendment Act of 1976. ठीक है. और तीन चीजें ऐड की थी, सोशलिस्ट, सेक्युलर और integrity. This amendment was held to be valid. So that's all for the preamble of the Constitution. And now we'll move ahead, and in the next lecture we'll just discuss about the Union and its territories. Thank you so much.